उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उन सबको हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आओ बच्चों पहले इसका हम सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि अपना क्रमांक लिखना है, परीक्षार्थी अपने शब्दों में उत्तर देंगे, दाहिने और हाशिए में दिए हुए अंक पूर्णांक हैं। 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा, आप उसको आराम से पढ़ेंगे। और आओ बच्चों देखते हैं 70 ऑब्जेक्टिव में से 35 सॉल्व करके, और फिर खंड 20 में से 20 जो लघु उत्तरीय है खंड बा में, उसमें से भैया 10 हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे लघु उत्तरीय, और 6 जो दिए गए हैं उसमें से 3 सॉल्व करेंगे दीर्घ उत्तरीय। तो आओ बच्चों पहले करते हैं हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनमें से किसमें जल परागण होता है, जलकुंभी, कमल या हाइड्रिला। तो भैया हाइड्रिला में क्या होता है, जल परागण होता है। तो इसको आप इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक, इस प्रकार से हमारे को गोला भर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, इनमें से कौन पौधे में कायिक वनस्पति प्रसार के उत्तरदायी नहीं है, भूस्तारिका, सलकंद, प्रकंद या मुकुलक। तो आप जानते हैं कि जेमुल जो होता है वो स्पंज में पाया जाता है और बाकी सब ये पौधे में पाए जाते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो इंसानों में होती है 23। नेक्स्ट है भैया, इनमें से कौन पौधे में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है, भूस्तारिका, सलकंद, मुकुलक। अच्छा क्वेश्चन रिपीट कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है, प्रशांत महासागरीय, सामान्य मछली और बांस, स्तनधारी, पक्षी स्तनधारी और लीची और आम। सही उत्तर है भैया प्रशांत महासागरीय, सामान्य मछली और बांस। एंटिमोफिलिया क्या होता है, तो जब कीड़े के द्वारा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एंटिमोफिलिया कहते हैं। नेक्स्ट है, परागकण कैसे हो सकते हैं, गैमेटोफाइट, सजावटी, एलर्जी कारक, इनमें से कोई नहीं। तो भैया परागकण एलर्जी कारक हो सकते हैं। अगर इनमें से सभी लिखा होता तो हम इनमें से सभी लिखते, अगर इनमें से सभी लिखता तो करते, लेकिन इनमें से कोई नहीं लिख दिया लास्ट में ना, तो हम एलर्जी कारक पे आएंगे। ठीक, अगला है, ये क्वेश्चन गलत है। अनुन्मिलित परागण वाले पुष्प में निश्चित रूप से क्या होता है, वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया था, रिपीट क्वेश्चन कोई मतलब नहीं। अनुन्मिलित परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से क्या होता है, तो इसमें स्वपरागण निश्चित रूप से होता है बबुआ। दूसरा है, वेलेस्नेरिया के पुष्प कैसे होते हैं, तो वेलेस्नेरिया के पुष्प होते हैं जल परागित। नेक्स्ट है, परागभित्ति कैसी होती है, तो परागभित्ति होती है द्विस्तरीय। निषेचन क्या होता है, तो अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। मनुष्य में अपराग निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ये निर्मित होता है एमनियन द्वारा, एलेंटॉयस द्वारा, कोरियन द्वारा या कोरियन तथा एलेंटॉयस द्वारा। तो दोनों के द्वारा होता है, तो डी सही उत्तर है। नेक्स्ट है, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है, मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, इनमें से सभी में। तो ऋतुस्राव चक्र जो होता है वो इनमें से सभी में होता है। अगला है, युग्मक निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भैया युग्मक जनन, इसे कहते हैं युग्मक जनन। एक मिनट रुकेंगे बाबू, तो इसे क्या कहते हैं भैया, इसे युग्मक जनन कहते हैं। ठीक, इसे युग्मक जनन के नाम से आ जाता है। ना ये तो सही नहीं भर रहा है, इसे युग्मक जनन कहा जाता है। अगला है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर टोपी में संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं भैया, उसको एक्रोसोम कहते हैं, उसे एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम किसका संभाग है, शुक्राणु के सिर का, शुक्राणु के मध्य का, डिंबाणु जनक कोशिका का, ब्लास्टोसिस्ट का। तो मानव शुक्राणु के सिर का है। शुक्राणु जनन नियंत्रण किसके द्वारा होता है, एस्ट्रोजन, एलएच, एंड्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो ये एंड्रोजन के द्वारा होता है। ये एंड्रोजन लिखा हुआ दिख रहा है, असल में एंड्रोजन है, गलत लिख गया ये। मानव शुक्राणु का एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है, केंद्रक से, लाइसोसोम द्वारा, गोल्जी काय द्वारा, अंतःद्रव्य जालिका द्वारा। तो सी गोल्जी काय द्वारा। अगला, इनमें से कौन यौन संचित रोग है भैया, तो सिफिलिस होता है भैया, बाकी नहीं है। सिफिलिस में यौन संचित रोग है। 20 क्वेश्चन आपके हो गए। आशा करता हूं कि 20 में से कम 10 क्वेश्चन आपने इजीली सॉल्व कर लिए होंगे।
अगला है शरीर के बाहर होने वाले सिस्टम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भैया इन विट्रो। इनमें से कौन अंतः गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक होती है? तो भैया LNG-20 ये काम करती है। अगला है मानव रुधिर वर्ग AB में क्या होता है? तो AB में कोई किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं होती है। जेड और ZW किसमें पाया जाता है? लिंग निर्धारण ये मोर में पाया जाता है, मतलब पक्षी में। विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? तो भैया लिप्टोटीन, जाइगोटीन या पैकिटीन? तो पैकिटीन होता है। द्विसंकर परीक्षा संकरण का अनुपात कितना होता है? तो ये होता है 1:1:1। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का परसेंट क्या होगा? अगर ये 18% है साइटोसिन तो ग्वानिन भी 18% होगा, ठीक है, 36% हो जाएगा। बचा कितना? 64%। उसका आधा कर दोगे 32% आ जाएगा सही उत्तर। डीएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है? तो डीएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है थायमिन और साइटोसिन। न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर होता है? तो ये न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। आरएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है साइटोसिन एवं यूरेसिल। नेक्स्ट है एंटीकोडोन किसमें पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं भैया टीआरएनए में। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इसमें से किसका है? तो भैया ये किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता का। जीवाश्म किसमें पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं तलछटी चट्टान में। पक्षियों तथा तितली का डना कैसा है? ये असमजात अंग है। मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख तथा वेल के फ्लीपर क्या व्यक्त करते हैं? ये समजात अंग को करते हैं भैया। असमजात कर दिया क्या? समजात अंग, समजात अंग। नेक्स्ट है समकार संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप होती हैं? तो ये होती हैं भैया आपके अपसारी विकास, अभिसारी विकास। तो अभिसारी विकास की जैसे होती है। तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती हैं? तो तुल्य रूप संरचनाएं दिखाती हैं भैया अभिसारी विकास। तो तुल्य रूप भी है और समकार भी, ठीक है, दोनों। वुचेरिया बैंक ऑफ टाइम मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है, या किस समूह का है? तो ये हेलमेंथीस है भाई। गलती से मैंने मलेरिया बोल दिया फाइलेरिया को, तो सही उत्तर क्या होगा? डी। अगला है इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? टाइफाइड, कुष्ठ, डिप्थेरिया? तो डिप्थेरिया नहीं भाई। पीसीआर तकनीक का उपयोग किसकी जांच के प्रयुक्त होता है? एचआईवी का, क्षय का, हैजा का, कैंसर का? तो पीसीआर भैया एचआईवी के लिए। विडाल टेस्ट, विडाल जांच से किसका पता चलता है भैया? तो विडाल की जांच से एड्स, मलेरिया, तपेदिक, टाइफाइड। भैया विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए। अगला है ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है भैया, टाइफाइड के लिए नहीं होता। इनमें से कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्यिकी, कार्मिक खेती? कार्मिक खेती बिल्कुल नहीं। समुद्र शहद का निर्माण कौन करता है? तो ये करता है कार्यकर्ता मधुमक्खी। इनमें से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? स्मट, हैजा, ए और बी दोनों। रानीखेत, रानीखेत लिखो बेटा, क्योंकि स्मट नहीं होता, रानीखेत मुख्य है। पिसिकल्चर किससे संबंधित है? तो ये जलीय जंतुओं से है, बी। प्रोबायोटिक्स क्या है भैया? तो जीवित सूक्ष्मजीव भोजन संपूरक है। सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो इसमें फिब्रोइन होता है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या होता है? पीईजी होता है। पुनर्योगक डीएनए टीके क्या होते हैं? इम्यूनोजेनिक लिपिड, इम्यूनोजेनिक अम्ल, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन, ये होते हैं। अपशिष्ट जल में बीओडी का अनुमान किसकी मात्रा को मापकर लगाया जाता है? तो ऑक्सीजन की खपत का। डीएनए पुनर्योगक तकनीक उपयोग करता है भैया क्लोनिंग संवाहक का, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियर तथा डीएनए लाइगेज का, या जेल विद्युत कण संचालन का? सभी करता है भाई, इनमें से सभी का करता है।
अगला है कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे छोटे खंड को क्लोनिंग कर सकता है, कॉस्मिड, बैक या प्लाज्मिड? तो ये काम कर सकता है प्लाज्मिड। इनमें से कौन सा प्रतिबंधक एंजाइम ब्लड टिश्यू उत्पन्न करता है? तो इको आर भी करता है भैया। ये इकोर आई प्रतिबंधक एंजाइम डीएनए किस अनुक्रम को काटते हैं भैया? तो डी को काटते, मतलब डी को बोल रहा हूँ, जो डी पर है, यानी कि CGAA-TTC पर, जो यहाँ पे डी है ऑप्शन वो। इनमें से कौन प्रतिबंधक एंजाइम नहीं है? तो भैया पेक्टिनेज जो है वो प्रोटीन का खंडन करता है, ये प्रतिबंधक एंजाइम नहीं है। अनुवांशिक संशोधित फसल यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैं उनका उत्पादन किससे किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है भैया पुनर्योगज डीएनए तकनीक के द्वारा। क्राई1AB किसे नियंत्रित करता है? तो कौन छेदक को करता है। डीएनए का पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं? तो इसके लिए भैया इस्तेमाल करते हैं काइटिनेज का। इनमें से कौन PBR 322 में नहीं है? तो भैया टीडीएनए नहीं है। जलधाम क्षमता किसका गुण है? तो जलधारण क्षमता भैया मृदा का गुण है। मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है? अगेव, नागफनी, दोनों? तो भैया दोनों हैं, ट्रापा नहीं है। अगला है जलमग्न पौधे में रंध्र कैसे होते हैं? किसी भी सतह पर नहीं होते बाबू। अगला है और ऑर्थोट्रोपस बीजाणु इनमें से किसमें पाया जाता है? तो ये देखने को मिलता है आपको पॉलीगोनम में। एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे कैसे होते हैं? तो भैया ये होते हैं उत्पादक। इनमें से कौन आहार श्रृंखला सही है? तो भैया घास, बकरी और शेर वाली है। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? सदैव एक दिशी होता है। मृदुजलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है भैया? तो सुपोषण हो जाता है। इनमें से कौन सा कथन जैविक खेती के बारे में असत्य है? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता है। लास्ट है बच्चों, बायो साइंस अच्छा का उदाहरण कौन सा है? बीज बैंक, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन या जंतु उद्यान? तो बीज बैंक मुख्यतः। तो ये है बाबू आपका कौन सा 70 के 70 ऑब्जेक्टिव हो गए। अब बच्चों बिना देर किए हम आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। पहले लघु उत्तरीय करेंगे, फिर करेंगे दीर्घ उत्तरीय। तो 1 से 20 लघु उत्तरीय हैं, 10 प्रश्नों का उत्तर हमको देना है। तो 10 प्रश्नों का उत्तर हम दे रहे हैं। पहला भैया मध्य चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र के बारे में स्पष्ट करें। तो दोनों के बारे में पूछ रहा है, लिखते हैं। लिखने का तरीका वही है बाबू, ध्यान रखना। पहले लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, यहाँ हेडिंग डाल लो किसके बारे में बताने जा रहे हो। लिखोगे मध्य चक्र व रज चक्र। तो पहले मध्य चक्र लिख लेते हैं ऐसे। मध्य चक्र क्या है? इसमें लिखोगे स्तनधारी, ठीक। जो स्तनधारी प्राइमेट होते हैं, ठीक, स्तनधारी प्राइमेट मादा में, तो ये स्तनधारी होती है प्राइमेट मादा में, ठीक। जैसे एक मिनट बाबू, एक मिनट, ठीक। स्तनधारी, सॉरी, नॉन प्राइमेट मादा में, ठीक है। होने वाला चक्रीय परिवर्तन जो होता है उसको हम कहते हैं मध्य चक्र। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मध्य चक्र। तो स्तनधारी नॉन प्राइमेट जो मादा होती है उनमें ये परिवर्तन होता है, ठीक है। यह वर्ष में एक या एक से अधिक बार होता है।
दूसरा, मादा में जनन क्षमता उत्पन्न होती है, और साथ ही साथ क्या होता है, मादा में शरीर का तापमान बढ़ता है, बढ़ जाता है, व रक्त स्त्राव या अंतःस्तर टूटकर पुनरावशोषित हो जाता है। तो ये क्या है भैया, इसे कहते हैं मध्य चक्र। इसी प्रकार जो प्राइमेट मादा होती हैं उनमें होता है रज चक्र। तो प्राइमेट मादा में क्या होता है, रज चक्र। इसमें लिख लें, स्तनधारी मादा में होने वाला, ठीक है, चक्रीय परिवर्तन, उसको हम क्या कहते हैं भैया, उसे नाम देते हैं रज चक्र। ठीक है, यह प्रत्येक माह होता है, तथा इसमें निषेचन न होने पर अंतःस्तर टूटकर रक्त के रूप में स्रावित होता है। इनका उदाहरण देखो भैया, इसका उदाहरण है गाय, शेर, बिल्ली आदि। और ये होता है मानव में, गोरिल्ला में, चिंपांजी में, इन सब में। तो ये क्या हो गया भैया, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऐसे आपका दूसरा क्वेश्चन है, कूट फल के बारे में साधारण समझाइए। तो इसको भी लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 2। यहां लिखोगे कूट फल क्या होता है। कूट फल क्या है, को सामान्यतः फल बीजांड से विकसित होते हैं। परंतु वह फल, ओ सॉरी बेटा, देखो क्या लिख दिया, बीजांड से। समानता फल अंडाशय से। कुछ तो दिमाग में कमजोरी है बाबू, आज इतनी गलतियां कैसे हो रही हैं। रिलैक्स, थोड़ी गलती हो जा रही भाई, माफ करना। परंतु वह फल जो पुष्प के अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भाग भी फल निर्माण में भाग लें,
जैसे पुष्पासन, जैसे पुष्पासन, बाह्य दल, तो इसे कूटफल या असत्य फल कहते हैं। भैया ध्यान देना, हाईलाइट करना, जो आपके मेन टॉपिक होंगे उसको हाईलाइट जरूर करना है। अब आपसे उदाहरण ही पूछा हुआ है तो उदाहरण लिख लो। उदाहरण, सेब, नाशपाती आदि। चलो अगला क्वेश्चन है, विपुंसन से आप क्या समझते हैं? तो विपुंसन क्या होता है? एक सेकंड बाबू रुकेंगे। तो विपुंसन क्या होता है भैया, आपको ने पढ़ाया था इसके बारे में। प्रश्नोत्तर संख्या 2 है आपकी, 3 है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 है। विपुंसन, तो विपुंसन क्या होता है? इमैस्कुलेशन। देखो, कृत्रिम परागण करने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है जिसमें अपरिपक्व पुष्प को खिला करके इसके पराग कोष को चिमटी या कैंची की सहायता से अलग कर देते हैं, इसे हम कहते हैं पुंसन। ठीक, तो एक अपरिपक्व पुष्प को खोलकर उसके पराग कोष को चिमटी या कैंची की सहायता से काट कर अलग करना, जिससे स्वपरागण को रोका जा सके। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है तो इसको हाईलाइट कर लेंगे, स्वपरागण को रोका जा सके, इसे क्या कहते हैं? इसे विपुंसन कहते हैं। इसे विपुंसन कहते हैं। यह प्रक्रिया केवल द्विलिंगी पुष्प में होती है। पाई जाती है तथा यह प्रक्रिया कृत्रिम परागण का हिस्सा है। ये हो गया प्रश्नोत्तर संख्या आपका 3। अगला क्वेश्चन है, अंडजन तथा शुक्राणुजन के बारे में लिखिए। तो प्रश्नोत्तर संख्या 4। क्या लिखोगे? पहले बताओगे अंडजनन के बारे में, एक लाइन ऊपर कर लेते हैं। अंडजनन क्या है? मादा में किशोरावस्था में परिपक्व अंडाशय में
अंडाशय में अंडाणु निर्माण, अंडाणु यानी कि मादा युग्मक निर्माण की प्रक्रिया, अंडाणु निर्माण यानी मादा युग्मक निर्माण की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है। तो इसको हम अंडजनन कहते हैं। और यह अंडजनन की प्रक्रिया मादा हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये मादा हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है। इसी प्रकार होता है बबुआ शुक्रजनन। अगर शुक्रजनन की बात करें तो पुरुष में नर युग्मक जिसका नाम है शुक्राणु का वृषण में निर्माण शुक्रजनन कहलाता है। शुक्रजनन कहलाता है। यह प्रक्रिया नर हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये प्रक्रिया नर हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। अब आ जाओ 5वां क्वेश्चन, मानव अंडाशय का अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो प्रश्नोत्तर संख्या 5। तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 है। आओ बनाते भैया डायग्राम। थोड़ा छोटा बनाएंगे ताकि उसके नामांकन में कोई दिक्कत ना आए। ठीक, कुछ ऐसा होता है। आप भी पेंसिल से बनाइएगा। कुछ इस प्रकार से। ठीक, कुछ इस प्रकार से बनाइएगा। इनका नामांकन कर लीजिए। जनन इपिथेलियम, जनन इपिथेलियम, पुटिकाएं, अंडाशय, वलकुट, अंडाशयी मध्यांश या पीठिका, और यह है रक्तनलिका। यह है रक्तनलिका। और ये किसका डायग्राम है? ये डायग्राम है मानव अंडाशय का, जो लिखिएगा।
एम्नियोसेंटेसिस क्या है? प्रश्नोत्तर संख्या 6। एम्नियोसेंटेसिस क्या है देखो, एम्नियोसेंटेसिस क्या है, लिखो क्या होता है एम्नियोसेंटेसिस। तो गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के आनुवांशिक विकार को ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने हेतु उल्ब द्रव्य यानी कि एमनियोटिक द्रव्य को सिरिंज से बाहर निकालकर भ्रूणीय कोशिका की जांच करके भ्रूणीय कोशिका की जांच करके यह जांच करना एम्नियोसेंटेसिस कहलाता है। सेंटेसिस कहलाता है ठीक। इस प्रक्रिया का दुरुपयोग, तो उपयोग हो गया, इस प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रायः भ्रूण की लिंग जांच व कन्या भ्रूण हत्या में होता है। अतः भारत सरकार द्वारा यह प्रक्रिया प्रतिबंधित है। हो गया एम्नियोसेंटेसिस। 7वां, एक संकर क्रॉस तथा द्विसंकर क्रॉस के फिनोटाइप अनुपात को लिखो भैया। तो प्रश्नोत्तर संख्या 7। तो भैया एक संकर फिनोटाइप लिखोगे, और दूसरा लिखोगे द्विसंकर फिनोटाइप। तो दो प्रकार के फिनोटाइप पूछा, बस नाम लिख दो फिनोटाइप का, पूरे नंबर मिलेंगे। 9:3:1 और यहां होगा 9:3:3:1। हो गया, ये हो गया फिनोटाइप। बस इतना लिखना है। 8वां क्वेश्चन है, हिस्टोन पर धनात्मक आवेश कैसे प्राप्त होता है। प्रश्नोत्तर संख्या 8। यहां डी डालो भैया, हिस्टोन पर धनावेश। हिस्टोन पर धनावेश कैसे प्राप्त होता है सुनना। तो जो हिस्टोन होता है, ठीक, अगर हम उसकी बात करें तो हिस्टोन में
केंद्रक में पाए जाने वाली एक धनात्मक क्षारीय प्रोटीन है जो डीएनए कुंडलन में, डीएनए की पैकेजिंग में सहायक है। इस प्रोटीन के निर्माण में आर्जिनिन व लाइसिन की भूमिका होती है। जो इसे धनात्मकता या धनात्मक आवेश प्रदान करते हैं। तो ये है आपका एक प्रकार का क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर। डीएनए द्विसूत्री संरचना के दो मुख्य बिंदु की विवेचना करिए। सिर्फ 2 बिंदु पूछा है भैया, तो प्रश्नोत्तर संख्या 9। अगर हम बात करें बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या 9 की, तो यहां पर डीएनए द्विसूत्र के 2 बिंदु की बात किया है। तो पहला लिखो, डीएनए के सूत्र पेंटोज शर्करा तथा फास्फोरस के बने होते हैं, और इनमें अंदर की ओर नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, लगे होते हैं। तो भैया पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु आप लिखोगे, डीएनए के सूत्र में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षार आमने सामने हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो भैया ये हो गया आपका प्रश्नोत्तर संख्या 9। भैया एक क्वेश्चन और करेंगे, क्रमिक विकास को परिभाषित करिए। क्या 10। तो क्रमिक विकास क्या है? आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनमें धीमा धीमा, बहुत ही स्लो, स्टेप बाय स्टेप और लगातार परिवर्तन आता रहता है। ये परिवर्तन उनको नए नए लक्षण प्रदान करता है, जिससे नई नई प्रजातियां विकसित होती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं क्रमिक विकास। क्रमिक विकास क्या है? जीवों के शरीर में या संरचना में
व आनुवांशिक पदार्थ में आने वाला धीमा सतत व क्रमिक परिवर्तन जो इनमें नए लक्षण प्रकट करता है क्रमिक विकास कहलाता है। क्रमिक विकास कहलाता है, इसी क्या कहते हैं भैया, क्रमिक विकास कहते हैं। तो बबुआ ये हो गए आपके 10 के 10 क्वेश्चन जो कि आपके इसमें से 11वां क्वेश्चन है, कोशिका मध्यवर्ती प्रतीक्षा क्या है, मोएट क्या है, क्लोन या एक पुंज की परिभाषा दीजिए, वाहित मल से आप क्या समझते हैं, एग्रोज का प्रयोग किस काम में किया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम को संक्षेप में टिप्पणी लिखिए, ट्रांसजीव जंतु से क्या क्या लाभ है, कुछ वन्य जीव की विलुप्तता के 2 कारण बताइए, जैव विविधता को प्रभावित करिए और ग्लोबल वार्मिंग क्या है। इन सब के आंसर आपको खुद से लिखने हैं। ठीक, ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको क्या करने हैं, होमवर्क भैया आपको 3 घंटे का टाइमर लगा करके लिखना है। लेकिन सर इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमको समझ में नहीं आ रहे हैं, जो हमको समझने में दिक्कत हो रही है, कुछ उसका आप जुगाड़ करिए। तो जुगाड़ ये है कि इसी क्लास के PDF आपको एक मिलेगी और उस PDF में सारे क्वेश्चन का आंसर इन द टाइप फॉर्म में है। पहले आप खुद से प्रयास करेंगे और अगर प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती है तो आप उस PDF का इस्तेमाल करेंगे। अब आओ बच्चों, बिना देर किए मैं आपको कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करा देता हूँ। तो यहाँ पे 21 से लेकर के 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं और इनमें से भैया 3 आपको करने हैं। 6 यहाँ पे जिसमें से 3 आपको करने हैं। 3 का क्वेश्चन का आंसर मैं आपको करके दिखाता हूँ। मेंडल द्वारा बताए गए डाई हाइब्रिड क्रॉस की विवेचना करें। तो भैया पहले यहाँ लिखोगे, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लिख रहे हो। और यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 21 लिखोगे। तो अगर हम बात करें भैया प्रश्नोत्तर संख्या 21 की, और यहाँ लिखोगे मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसको लिखने का तरीका ये है, पहले मेंडल के बारे में थोड़ा बहुत बताओगे। देखो मेंडल ने अपने उद्यान मटर के पौधे पर किए गए प्रयोग द्वारा आनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किए। देखो जब भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखोगे तो उसको स्टार्ट करने की एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि तुरंत तू कूद पड़ो, संकरण बताना शुरू कर दो। बहुत आसान है, सीधे लिखना शुरू कर दोगे, लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें थोड़ा बातें समझानी पड़ती हैं। ठीक, आनुवांशिकता के नियम बताएं को प्रस्तुत किया। ठीक, इन प्रयोगों में सर्वप्रथम केवल एक लक्षण को केंद्र में रखकर प्रयोग किए गए, जिन्हें एक संकर संकरण
मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार जब मेंडल ने दो लक्षणों को केंद्र में रखकर एक साथ प्रयोग किए तो इसे डाइहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकरण कहा। द्विसंकरण, ठीक, द्विसंकरण यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस कहा। गया मेंडल द्वारा किए गए द्विसंकरण के प्रयोग का विवरण निम्नलिखित है। कौन कौन सा है? पहली बात क्या लिखोगे? मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के बीज के दो लक्षणों का चयन किया बीज का रंग व बीज का आकार है। बीज का आकार, इन दोनों लक्षणों के लिए केंद्र में रखकर, इन दोनों लक्षणों को केंद्र में रखकर मेंडल ने दो पादप लिए, जिनमें से एक पीला व गोल बीज तथा दूसरा हरा तथा झुर्रीदार। हरा तथा झुर्रीदार बीज वाला था। ठीक, इतना लिख लो। अगला पेज ले लेंगे। दूसरा पॉइंट लिख लो, पीला व गोल बीज बराबर। ठीक, ये कैसा था? इसके लिए कैपिटल आर कैपिटल वाई नाम दिया गया। ठीक है ना, गलत लिख दिया। हाँ ठीक है, इसके लिए भैया ऐसे लिख लो, कैपिटल वाई और इसके लिए कैपिटल आर ऐसे लिख लो। और भैया
हरा व झुर्रीदार जो बीज था उस हरे झुर्रीदार बीज के लिए स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, इसको लिया। ठीक, ये तीसरा पॉइंट है अपना, इन दोनों पादपों के मध्य संकर्ण से F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, जिसमें सभी पादप गोल व पीले बीज वाले थे। तो जितने के जितने थे भैया सभी गोल और पीले बीज वाले थे। ठीक, F1 पीढ़ी से स्वपरागण द्वारा F2 पीढ़ी प्राप्त हुई, जिसमें फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:3:1 का प्राप्त हुआ। ठीक, अब भैया इतना लिखने के बाद अब इस डायग्राम को बनाना पड़ेगा। कौन सा, ऐसे दिखाओगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहां लिखोगे भैया गोल पीला, ये क्या है भैया, यह है गोल पीला, और ये है झुर्रीदार हरा, ये है आपका झुर्रीदार हरा पौधा। तो दो प्रकार के पौधे मेंडल भाई साहब ने लिए। अब इनसे जो युग्मक बनेगा ऐसा बनेगा, इससे युग्मक बनेगा ये है युग्मक यानी गैमिट्स, ये बने। अब इनमें जो क्रॉस हुआ इससे F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, सारे पौधे यहां सभी गोल पीले, सभी गोल और पीला वाले प्राप्त हुए। फिर उन्होंने क्या किया, F1 से F2 पीढ़ी प्राप्त की। इनमें 4 तरह के युग्मक बने, चार प्रकार के युग्मक बने, यहां भी 4 प्रकार के। चार प्रकार के युग्मक प्राप्त हुए। अब इससे बनाएंगे बेटा एक बड़ा सा पैरेट स्क्वायर। आप चाहो तो दूसरा पेज ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक, दो,
यहाँ होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ है स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे है स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऐसे कर लो और फटाफट से बना दो भैया। कौन कौन सा? ये 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 बना। ठीक है, तो ये बन गया भैया आपका इस तरह से। और भैया इसको लिख दोगे किसमें कौन सा, यहाँ पे फिनोटाइप लिखोगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पर आप ऐसे नहीं लिखोगे, कॉपी में नीचे लिखोगे, मेरे पास जगह नहीं है। इसका फिनोटाइप लिखोगे बेटा 9:3:3:1। जीनोटाइप लिखो बेटा 1:2:1:2:4:2:1:1। ये इसका जीनोटाइप है। इतना बनाओगे, फिर यहाँ लिखोगे इस प्रयोग के आधार पर मेंडल द्वारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम प्रस्तुत किया गया। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार एक लक्षण के कारक दूसरे लक्षण के कारक की वंशागति को प्रभावित नहीं करते, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से स्वतंत्र होती है। रूप से होती है। तो भैया यही है आपका पूरा का पूरा आंसर। देखा, मेंडल का तीसरा नियम ऐसे आप लिख सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन है, इनमें का संक्षेप में वर्णन करिए आरएनए के प्रकार, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 22 लिख लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा हम लिख देंगे, हमारे पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो पहला लिखो भैया ए, आरएनए के प्रकार। आरएनए के जो प्रकार होते हैं उसका लिख देंगे, नंबर मिल जाएंगे। चलो आ देखते हैं। सॉरी बच्चों, पानी गिर गया। आरएनए के प्रकार, तो इसमें लिखो आरएनए निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं।
पहला mRNA, ठीक, यह सूचनाओं को डीएनए से राइबोसोम तक ले जाता है। दूसरा है आरआरएनए, यह राइबोसोम का निर्माण करता है। और तीसरा है भैया टीआरएनए, यह अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक ले जाता है। तो भैया ये हो गया mRNA, tRNA और rRNA। अब आप भैया यहाँ पे देखो, दूसरा है आपका ट्रांसक्रिप्शन पूछा है ना, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? एक डीएनए के सूत्रों से आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो डीएनए सूत्र से एमआरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, यानी कि अनुलेखन कहा जाता है। यह प्रक्रिया किसी लक्षण के प्रकटीकरण हेतु आवश्यक है, अर्थात यह एमआरएनए सूचनाओं को राइबोसोम तक ले जाता है। यह प्रक्रिया केवल जीन में होती है तथा इस प्रक्रिया को आरएनए पॉलीमरेज संपन्न करता है। तो भैया ये हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शन। अब तीसरा चीज लिख दोगे भैया ट्रांसलेशन, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन क्या है? अनुलेखन की प्रक्रिया, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ठीक, अनुलेखन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद
आरएनए से राइबोसोम की सहायता से पेप्टाइड अमीनो अम्ल की संरचना यानी प्रोटीन का निर्माण ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक, तो ट्रांसलेशन कहलाता है। यह प्रक्रिया जीव द्रव्य में राइबोसोम, एमआरएनए तथा टीआरएनए द्वारा संपन्न होती है। तो भैया ये होगा आपका ट्रांसलेशन। अब ये हो गया भैया आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर, मतलब 21वें नंबर। अब आते हैं भैया अपने अगले क्वेश्चन पर, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 23। फास्फोरस चक्र पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन है किसी पारस्परिक तंत्र के सभी अवयवों को लिखिए, और एक है जैव विविधता से आपका क्या है, जैव विविधता के पारतंत्र में क्या महत्व है। भैया मैं आपको इसमें से ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ किसी पारस्परिक तंत्र में। रीजन क्या है, फास्फोरस चक्र वाला क्वेश्चन सही है, लेकिन हम एक पारतंत्र क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन में दिक्कत ना आए, यानी कि अंतिम की यूनिट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप चिंता मत करिए। फास्फोरस चक्र के बारे में आपको लिखना होगा, तो ये क्वेश्चन भी जो है आपको आपके पीडीएफ में मिल जाएगा। अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, तो यहां लिख लो पारितंत्र के या पारिस्थितिकी के घटक। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे पहले थोड़ी सी भूमिका बनाओगे। क्या भूमिका बनाओगे, देखो एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित सभी सजीव के मध्य तथा वातावरण के वातावरणीय निर्जीव घटक के मध्य होने वाली पारस्परिक अनुक्रिया से बनने वाला तंत्र, से बनने वाला जो तंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कहलाता है। ठीक है, पारितंत्र कई प्रकार के होते हैं, पैराग्राफ चेंज कर लेते हैं। पारितंत्र कई प्रकार के होते हैं। सभी पारितंत्र में कुछ सजीव व कुछ निर्जीव घटक होते हैं।
ठीक। ये सजीव तथा ये पायतंत्र के घटक निम्नलिखित हैं। ये जो पायतंत्र के घटक हैं वे निम्नलिखित हैं। पानी लेते हैं ना भैया, ठीक। पायतंत्र के घटक निम्नलिखित हैं। भैया एग्जैक्टली ऐसे उत्तर लिखना। पहला लिखोगे आप अजैव घटक। अजैव मतलब निर्जीव घटक। एक पारितंत्र में पाए जाने वाले सभी अजैव घटक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? पहला है तापमान। पहला भैया तापमान। दूसरा है जल। तीसरा है प्रकाश। चौथा है वायुमंडलीय गैस है। थोड़ा थोड़ा करके सब लिख लेते हैं बाबू। वायुमंडलीय गैस। तापमान क्या होगा? ठीक, तापमान की अगर बात करें किसी पायतंत्र में तापमान एक महत्वपूर्ण अजैव घटक है। घटक किसी पायतंत्र में। जल की बात करें, यह सभी प्राणी व पादप हेतु आवश्यक अजैव घटक है। अजैव मतलब निर्जीव घटक है। भैया बिना पानी के तो कोई भी जीवित नहीं रहेगा। तीसरा प्रकाश। पायतंत्र में उत्पादकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु प्रकाश आवश्यक है। वायुमंडलीय गैसें विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 आदि, ठीक है, आदि, ठीक, आदि विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु आवश्यक है। भैया ये हो गया आपका वायुमंडलीय गैस है। अब भैया इसके अलावा हो गए सजीव घटक। किसी पायतंत्र में क्या होते हैं? सजीव घटक। कौन कौन से होते हैं? ध्यान सुनना। किसी भी पायतंत्र में निम्नलिखित प्रकार के सजीव घटक पाए जाते हैं। पहला भैया उत्पादक यानी प्रोड्यूसर। ये दूसरा है ना।
निर्जीव घटक। उत्पादक क्या होते हैं? पायतंत्र में उपस्थित हरे पादप स्वपोषी होते हैं, अर्थात इनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा के द्वारा अपने द्वारा भोजन निर्माण की क्षमता होती है। ठीक, किसी भी पायतंत्र में या किसी भी पायतंत्र के अस्तित्व हेतु आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति भोजन निर्माण द्वारा उत्पादक करते हैं। तो ये हो गया भैया आपका क्या, ये हो गया आपके उत्पादक। दूसरे हैं भैया उपभोक्ता, बी है भैया उपभोक्ता। अब उपभोक्ता क्या होते हैं? वह जीव जो अपनी भोजन की आवश्यकता के लिए हेतु उत्पादक अथवा अन्य जीव पर निर्भर होते हैं। इन्हें परपोषी कहा जाता है। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक उपभोक्ता, नहीं शाकाहारी, यह शाकाहारी जंतु हैं या शाकाहारी जीव हैं, ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर होते हैं। जैसे हिरण, टिड्डा आदि। तो ये सब क्या है भैया? ये सब है प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरे होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। यह शाकाहारी जंतु पर निर्भर मांसाहारी जीव जंतु होते हैं। भैया उदाहरण मेढक, बाघ आदि। तीसरे होते हैं भैया तृतीयक उपभोक्ता।
तृतीय उपभोक्ता की बात करें तो यह मांसाहारी होते हैं। और प्रायः उच्च मांसाहारी की श्रेणी में होते हैं। जैसे शेर, बड़ी मछली। तो ये सब क्या होते हैं? तृतीय उपभोक्ता होते हैं। लास्ट है भैया, एक लाइन और लिखनी थी भैया, पेज ही खत्म हो गया। एक मिनट। अब घटक, पारितंत्र में जीव के मृत पदार्थों को अपघटित करने व खनिज का प्रवाह बनाए रखने हेतु वाले जीव अपघटक कहलाते हैं। भैया इसका उदाहरण है जैसे कवक व जीवाणु, तो ये होते हैं भैया अपघटक। तो कवक और जीवाणु को अपघटक की श्रेणी में रखते हैं। तो ये हो गया आपके 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इनमें से ये वाला प्रश्न यानी कि फास्फोरस चक्र पर टिप्पणी लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए भैया, इसको आप लोग प्लीज़ जरूर कर लेना, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दिक्कत आ रही है कि सर इसको कैसे दीर्घ में लिखेंगे, तो फिक्र नॉट भैया, सबका सब आपके एक PDF में मैंने अपलोड करवाया है। ठीक, इसके बाद जाएंगे तो आपको दिखेगा। अगला क्वेश्चन है भैया आपके सामने दीर्घ उत्तरी, जैव विविधता से आपका क्या अभिप्राय है? जैव विविधता का पारितंत्र में क्या महत्व है? अब इसका महत्व क्या भैया आपको बताना है, मैंने आपको पढ़ाया है तो उसको देख लेना। इसके अलावा भैया पवित्र उपवन या निकुंज क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इसको भी डिटेल भैया लिखवाया, 2025 का क्वेश्चन भी है, आपके PDF में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थे भैया आपका मॉडल पेपर नंबर 2। आशा करता हूँ बच्चों की आपको अच्छे समझ में आया होगा और आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आज एक काम करना है, 3 घंटे का टाइमर लगाना है और कॉपी लेकर के विदाउट चीटिंग इस पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करना है। अपना मूल्यांकन करना है, क्या हम 3 घंटे के अंदर बिना चीटिंग के, बिना 1 मिनट इधर उधर किए हुए हम पूरे पेपर को पढ़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सॉल्व कर ले सकते हैं खुद से तो याद रखिए आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी बन जाएगी। अन्यथा कहीं ऐसा होगा कि आपको बहुत आता रहेगा लेकिन आप 4 घंटे लगा दोगे तो उसका कोई व्यर्थ, हमारे पास उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, व्यर्थ हमारे लिए। ठीक, तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में मॉडल पेपर नंबर 3 पर। तब तक सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, जय भारत।